हेलो स्टूडेंट। आज हमारी प्रश्नावली जो है बहुपद उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बहुपद का अर्थ क्या है। तो बहुपद का अर्थ होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक पद हो। क्लियर। अब पद क्या होता है, तो इन सभी जो कॉन्सेप्ट है इनको हम नंबर वाइज से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर काम आती है और कौन सी कहाँ पर काम नहीं आती। और हम डिटेल से इसको बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। बहुपद आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे। क्लियर। तो अब देखिए बहुपद के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बहुपद नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको बहुपद नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद होने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कि कोई भी पद बहुपद कब होता है, इस सभी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जो अपना टॉपिक है बहुपद उस पर आएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि चर क्या होता है। चर, ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। तो देखिए चर क्या होता है, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि चर, चल, अर्थात कोई भी ऐसा एक मान जो कि चलायमान हो, यानी कि फिक्स ना हो। जैसे अभी मैंने कह दिया कि एक्स, अभी एक्स है, तो आखिर ये एक्स है क्या। क्लियर। आखिर ये एक्स है क्या, तो हमें इसका मालूम नहीं कि एक्स है क्या। तो एक्स हम जानते हैं कि 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यानी कि कोई मान नहीं। जैसे अभी मैंने कह दिया कि आपके क्लास में 9th में एक्स स्टूडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ। अभी एक्स स्टूडेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी क्लास में 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो। समझ में आई, कोई पता नहीं। या फिर जैसे मैं कह दूँ कि अपने पास 2 चर है एक्स और वाई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 50, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये है कि एक्स 25 हो सकता है तो वाई भी 25 हो सकता है। बिल्कुल सही है। एक्स 20 होगा तो वाई 30 होगा। आई बात समझ में। एक्स यदि 10 होगा तो वाई 40 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर किसी चीज़ का मान फिक्स नहीं है। आई बात समझ में, किसी चीज़ का मान फिक्स नहीं है, यानी कि ये जो मान है एक्स और वाई ये कैसे है, चलायमान। तो इसी प्रकार के जो मान होते हैं जिनके कुछ भी मान निकल कर आ सकते हैं, यानी कि कोई फिक्स मान हो, उन सभी को हम कहते हैं चर। और चरों को हम एक्स वाई जेड एस टी यू वी इन सभी चीज़ों से दर्शाते हैं। आई बात समझ में। ठीक, परिभाषा भी लिखवाऊंगा मैं इसकी। तो देखिए नंबर वाई हम पढ़ेंगे अब चर कि वे सभी मान जो निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं होते, वे सभी मान जो निश्चित नहीं होते। देखिए कि यहाँ पर आपको परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझना है कि चर आखिर है क्या। ठीक है, इन्हें एक्स वाई जेड इत्यादि से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम अचर। अचर को हम कहते हैं कांस्टेंट। अब देखिए नाम से आप समझ गए होंगे कि जैसे चर है जिसका मान चलायमान है, तो यहाँ पर अचर का मान क्या होगा, स्थायी, यानी कि जो निश्चित होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वे सभी मान जो निश्चित होते हैं या नियत होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे जैसे अभी मैंने बोल दिया 15। जैसे यदि आपसे पूछा कि चलो आप बताइए कि आपकी जो क्लास है 9th उसमें कितने स्टूडेंट है, तो अभी आप कोई तो कहेगा कि 50, कोई कहेगा 40। तो मान लीजिए आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट है, तो क्या ये 45 बदल सकते हैं, क्या ये घट सकते हैं,
क्या ये बढ़ सकते हैं? नहीं। जो यानी कि जो 45 है वो क्या है, एक कांस्टेंट मान है, निश्चित मान है। जैसे 15, 25, 35 हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, इत्यादि। ठीक। और जब हम बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें अचरों को कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन्हें ए बी सी डी इत्यादि से दर्शाते हैं, ठीक है, इत्यादि से व्यक्त करते हैं। यानी कि एक्स वाई जेड जो है पीछे के अक्षर, उनसे तो हम चरों को दर्शाएंगे, और शुरू के जो कुछ अक्षर होते हैं उनसे हम अचरों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ पढ़ी, चर और अचर। अब देखिए आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जिसके मान चलायमान हो उसे चर कहते हैं, जिसके मान स्थायी हो उसे अचर कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके बाद बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि चर और अचरों के सम्मिलित रूप को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर? चर और अचरों के सम्मिलित रूप को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। पहले मैं परिभाषा लिख देता हूँ, चर और अचरों के सम्मिलित रूप को वो बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर? जैसे अब देखिए यहाँ पर उदाहरण समझिए, जैसे चर का मैंने x ले लिया और बीजीय व्यंजक का मैं अचर का मैंने 2 ले लिया, तो इस प्रकार से जो एक व्यंजक बनकर आया, जो एक पंक्ति बनकर आई, एक लाइन बनकर आई, इसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x, तो देखिए x में हमने यहाँ पर चर और अचर दोनों को ले लिया, प्लस 2, ये भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक। कुछ भी लिख सकते हैं हम, 4x² भी लिख सकते हैं, 5x + y-2, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? ये सब क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक किस प्रकार से बनते हैं। तो चर और अचरों से बीजीय व्यंजक बनते हैं, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर चर और अचर को पढ़ाया, फिर बीजीय व्यंजक को। तो देखिए ये जो मैंने पढ़ा है ये बिल्कुल मामूली सी चीज़ थी, ये कॉन्सेप्ट था। अब इसी के बाद हमारे जो टॉपिक है बहुपद, हम उस पर आते हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोककर एक बार नोट कर लीजिए। अब हम बहुपद को स्टार्ट करेंगे। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि जिसमें अनेक सारे पद हो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो हम एक बार इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदों के बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक पदों के बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बीजीय व्यंजक का प्रयोग किया, तो इसीलिए मैंने पहले बीजीय व्यंजक को बताया था। तो हम नंबर वाइज पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ताकि हमें किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? अब जैसे इसके उदाहरण हम ले लेते हैं, उदाहरणों से अच्छा समझ में आता है। 3x + 2, 3x² + 2x - 2, तो इसमें हमने देखा कि 3 पद है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद। 4x + 2, ये भी एक बहुपद है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुपद के लिए 2 से अधिक ही पद हो। क्लियर? हम यहाँ पर यदि मैं लिख देता हूँ 5x², तो ये भी क्या है, एक बहुपद होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि 5x² में 0 को कितनी बार भी लिख दूँ, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। तो इन सबको पद ही कहते हैं हम, ठीक है। अब देखिए पदों के आधार पर इस बहुपद को बांटा गया है। जैसे यहाँ पर हमने एक पद लिया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो इनके आधार पर इस बहुपद को बांटा गया है। तो अब हम देखेंगे कितने पदों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक होगा वो आएगा पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद। बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होंगे यहाँ पर।
आपकी कक्षा में 3 प्रकार के हैं, वैसे हम कितने भी पदों के आधार पर कितने भी बहुपदों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है एक पदी, एक पदी, ठीक। दूसरा है द्विपदी, नाम से ही समझ में आ गया होगा, जिसमें 2 पद हो। और तीसरा है त्रिपदी, ठीक है। तो एक पदी बहुपद में देखिए क्या होगा। एक पदी बहुपद के हम यहाँ पर उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे 4x² ले लिया, 3x ले लिया, 5 भी ले लिया। देखिए इसमें कोई चर नहीं है, फिर भी क्या होगा, ये बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि इसमें कोई चर नहीं है तो मैं चर लेकर उसकी घात 0 लगा सकता हूँ। ये तो आप जानते होंगे, हमने पिछली प्रश्नावली का जो इंट्रोडक्शन था 1.6 में, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी चर की यदि घात 0 हो, चर की या अचर या किसी भी चीज़ की घात 0 हो, तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1। तो आप उसको देख लेना यदि आपने नहीं देखी हो तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक पदी बहुपद। द्विपदी में क्या आएगा, द्विपदी में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पद हो गए, 4x³ प्लस 3x² या x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 4x³ माइनस 2, ठीक। तो इस प्रकार से सभी क्या है, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी में क्या होगा, 3 पद हो जाएंगे, 3x² प्लस 4x माइनस 2, 3x³ प्लस x² माइनस 2x, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीनों पदों को पढ़ लिया था कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है और त्रिपदी क्या होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो अब यहाँ पर वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। अब देखिए पदों के आधार पर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या आपको कुछ इन जो मैंने उदाहरण दिया इनमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस चर की घात 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 0 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 2 है, कहीं पर चर ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुपद है उनमें घातों का भी अंतर होता होगा, यानी कि हम बहुपद को घातों के रूप में पढ़ सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए बहुपद को घातों के रूप में कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, घातों के आधार पर बहुपद, घातों के आधार पर बहुपद, बहुपद, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर कि घातों के आधार पर बहुपद, आपकी जो कक्षा है 9th, तो इसमें केवल 3 ही प्रकार से पढ़ेंगे हम, एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती। वैसे कितने जितने घात के होंगे तो उतने ही बहुपद होंगे, ठीक है। तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आपकी क्लास के अनुसार इतना ही पढ़ेंगे। पहला एक घाती, ठीक है। एक चीज़ बता दूँ, एक घाती बहुपद को एक घाती न बोलकर हमेशा रेखिक बहुपद बोला जाएगा, रेखिक बहुपद, क्लियर। एक घाती बहुपद को हमेशा क्या बोला जाएगा, रेखिक बहुपद बोला जाएगा, ठीक। तो इसमें हम परिभाषा लिख देंगे, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, घात 1 हो। अभी हम ये भी देखेंगे कि बहुपद की घातों का निर्धारण कैसे करेंगे, मतलब कि बहुपद की घात कितनी है और कितनी नहीं है, तो उन सबको हम आगे पढ़ेंगे। पहले इतना समझ लीजिए कि बहुपदों को घातों के आधार पर भी बांटा जाता है। जैसे 4x प्लस 2, यहाँ पर चर की घात देखनी है कितनी है, 1, तो ये कैसा हुआ, रेखिक। 3x प्लस 2, ठीक है, तो ये सब क्या है, रेखिक है, यानी कि इसमें चर की घात 1 है। अभी घातों को निकालना मैं आगे सिखाऊंगा, पहले यहाँ पर घातों के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। द्विघाती, तो द्विघाती में हम देखेंगे कि द्विघाती का और कोई नाम नहीं है, केवल एक घाती का ही है, रेखिक बहुपद। द्विघाती को द्विघाती कहते हैं जिसमें बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, क्लियर, ठीक। और तीसरी है त्रिघाती, सबके उदाहरण पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। त्रिघाती बहुपद जिसमें
बहुपद की अधिकतम घात तीन हो। ठीक है, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुपद को हमने पढ़ा। बहुपद क्या होता है कि चर और अचरों के मेल से बनता है बीजीय व्यंजक, और उस बीजीय व्यंजक को ही हम कहते हैं बहुपद। फिर पदों के आधार पर देखा तो इसे 3 भागों में बांटा अपनी क्लास 9th के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे पद कितने भी हो सकते हैं, तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं चतुर्थ पद, पंचपद, षष्ठ पद, लेकिन हमें केवल 3 पद तक पढ़ना है। ठीक है, फिर हमने देखा कि घातों के आधार पर भी इसे बांटा जा सकता है, एक घाती जिसे रेखीय बहुपद, द्विघाती और त्रिघाती। तो एक बार आप यहाँ तक वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको घात निकालना सिखाऊंगा कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, और देखिए बहुपद की घात क्या होती है कि जो हमें बहुपद दिया होगा, ठीक है, जो भी हमें बहुपद दिया होगा उसमें हम देखेंगे कि चर की अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, चर में चाहे 2 प्रकार की घात हो, जैसे कम भी हो ज़्यादा भी हो, लेकिन हमको देखना है कि अधिकतम घात कितनी है। वो चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि मैं ले देता हूँ 4x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें बहुपद की घात कितनी है। तो परिभाषा पे गौर कीजिए कि हमने कहा है कि चर की अधिकतम घात, चर तो ये भी है तो इसकी घात लेकिन एक है, यहाँ पर घात 3 और यहाँ पर 4। हमें केवल मतलब है अधिकतम घात से, तो यानी कि इस बहुपद की घात कितनी होगी 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुपद की घात, बहुपद की घात, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी 4। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ 2x² माइनस 5x की घात 3। इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी होगी, तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुपद की जो घात है अधिकतम 3 है, यही अपने बहुपद की क्या है घात। तो इस प्रकार से हम घातों को निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आगे मैं अभी हमारा जो इंट्रोडक्शन है अपना कंप्लीट नहीं हुआ। अभी देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ पढ़ेंगे, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने कितने प्रकार से बहुपद को पढ़ा है। एक बार मैं आपको अलग से बता देता हूँ, अच्छा समझ में आएगा कि बहुपद जो था उसे हमने पढ़ा था पदों के आधार पर। किसके आधार पर, पदों के आधार पर 3 प्रकार से, एक पदी, द्विपद और त्रिपद। फिर हमने पढ़ा था घातों के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा था 3 प्रकार, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। अब हम पढ़ रहे हैं चरों के आधार पर। चर मतलब अब तक हमने जितने भी बहुपद किए वो सभी क्या है एक चर में थे, एक चर वाला बहुपद। जैसे इनकी कोई परिभाषा नहीं है, केवल एग्जाम्पल समझेंगे। 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 2, ये सब क्या है। तो देखिए इसमें हमने देखा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं, लेकिन हमने देखा कि x के अलावा कोई और चर यहाँ पर नहीं है। तो केवल हमको पता है एक ही चर यहाँ पर आ रहा है, तो ये कैसा बहुपद हुआ, एक चर वाला बहुपद। अब एक चर वाले बहुपद में पद कितने भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक बात बताइए, यदि मैं घात पूछना चाहूँ कि यहाँ पर घात कितनी है, तो हम एक बार में बता सकते हैं अधिकतम घात 3 है, और ये बहुपद की क्या होगी घात होगी। ठीक है, और जैसे एग्जांपल दूँ 2x की घात 4 माइनस 3x, ये भी क्या है एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर नोट लगा लीजिए कि इसी प्रकार 2 चर या 3 चर आदि के बहुपद भी हो सकते हैं। 2 चर या 3 चर वाले बहुपद भी होते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार 2 चर या 3 चर वाले बहुपद भी होते हैं। तो एग्जाम्पल यदि मैं देना चाहूँ तो जैसे 4x³ प्लस 3y² माइनस 2x। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तो आ रहा है x और एक आ रहा है y, 2 प्रकार के चर यहाँ पर आ रहे, तो कैसा बहुपद हुआ, 2 चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद। एक एग्जाम्पल हम लेंगे 3
जेड स्क्वायर माइनस प्लस कुछ भी ले लीजिए 2x स्क्वायर माइनस वाई। तो यहाँ पर कितने चर आए, यहाँ पर हमने देखा जेड है, एक्स है और वाई है, क्रम चाहे कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 चर वाला बहुपद हुआ। कितने चर वाला, 3 चर वाला बहुपद यहाँ पर हुआ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो होगा बहुपद में चरों के गुणांक। क्लियर, बहुपद में चरों के गुणांक। अब देखिए चरों के गुणांक किस प्रकार से निकालेंगे। एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जो प्रत्येक चर होता है वे सभी क्या रखते हैं, गुणांक रखते हैं। यानी कि अपने साथ किसी न किसी निश्चित मान को, अचर को गुणा किए हुए रहते हैं, अपने साथ गुणा करके रखते हैं। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को फिर से ले रहा हूँ, 4x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x। ठीक है, इसी सवाल को मैंने फिर से लिया। इसमें घात की बात की जाए तो अधिकतम 4 घात है। अब यहाँ पर हमसे जो गुणांक है इस प्रकार से पूछा जाएगा, बताइए x की घात 4 का गुणांक क्या है, x की घात 4 का गुणांक क्या है। तो हम बता रहे हैं कि जिस चीज़ का पूछा जाए उसके साथ कौन सी संख्या का गुणा हो रहा है वही उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पर हमने देखा 4 का गुणा हो रहा है तो 4 होगा। x की घात 3 का गुणांक क्या है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि चिन्ह जरूर लेना है, तो यहाँ पर माइनस के 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पूछना चाहूँ x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक जो है वो 2 है। यदि इसके साथ कुछ भी ना होता, केवल डायरेक्ट होता, तो हम क्या मानते, तब हम मानते 1, यानी कि 1 का इसके साथ क्या है, गुणा हो रहा है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं इनको एग्जाम्पलों के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम प्रश्नावली करेंगे तो हमारी प्रश्नावली चुटकियों में हो जाएगी। ठीक है, बहुपदों में चरों के गुणांक हमने यहाँ पर पढ़ लिए। अब देखिए एक टॉपिक और है जो है अचर बहुपद। अब अचर बहुपद से क्या मतलब है, हमने तो ये पढ़ा था कि बहुपद के लिए चर होना जरूरी है। तो अचर बहुपद जैसे कि मैं लिख सकता हूँ सभी पूर्णांक जानते होंगे, इंटीजर से कहते हैं, जिसमें माइनस की संख्या भी होती है, जीरो भी शामिल होती है, और 1 2 3 4 ये सभी संख्या होते हैं। हमने प्रश्नावली 1 में पढ़ लिया था। ठीक है, तो सभी पूर्णांक क्या होते हैं, अचर बहुपद होते हैं, सभी पूर्णांक अचर बहुपद होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मान लिया 2 5 -7 0, 1 मिनट, जीरो को आप छोड़ दीजिए, जीरो को अलग से बताऊंगा, 3, यानी कुछ भी हो सकता है। क्लियर, ये सभी जो क्या है पूर्णांक है, ये सभी अचर बहुपद होते हैं। अब देखिए एक जो अलग से मैं बता रहा हूँ वो है शून्य बहुपद। ये हमें काफ़ी काम आएगा। तो जो अभी मैंने जीरो यहाँ से कटवाई थी वो इसलिए कटवाई थी क्योंकि जीरो का एक अलग टॉपिक है जिसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अचर बहुपद जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं, क्लियर। तो हमने देखिए अचर बहुपद पढ़ लिया, जो जीरो है वो भी एक अचर ही बहुपद है, लेकिन इसको अलग से नाम दे दिया शून्य बहुपद। क्लियर, तो शून्य बहुपद भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब देखिए हम इतनी देर से अपने दिमाग को पचाते आ रहे हैं कि एक पद वाला बहुपद, 2 घात वाला बहुपद, कौन सा बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो मैंने यहाँ पर ये लाइन लिखी है यह एक बहुपद है भी या फिर नहीं, या फिर हम ऐसे लग रहे हैं। तो देखिए इसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम जानेंगे कि किसी चीज़ को बहुपद कब कहा जाता है और किसी चीज़ को बहुपद कब नहीं कहा जाता। तो एक बार आप वीडियो को यहाँ पर रोकिए और नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बहुपद क्या होता है। अब देखिए जो हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, एक प्रकार से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि
बहुपद होने की शर्त क्या है, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए जो चर हमें दिए जाते हैं उन चरों की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, एक बार मैं उस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे इससे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि पूर्ण संख्या होती क्या है। वैसे प्रश्नावली एक में हमने पढ़ लिया था, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, प्ले लिस्ट पर वीडियो पड़ी हुई है। तो देखिए पूर्ण संख्या के बारे में बता दूँ तो पहले हम बात करते हैं प्राकृत की, फिर करूँगा मैं पूर्ण की। इसी के साथ चलो पूर्णांक भी बता देता हूँ कि जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक, ठीक है, ये सब होती है प्राकृत। पूर्ण क्या होती है, इस प्राकृत के साथ में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्णांक क्या होती है, यदि हम इनके साथ में माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर ले, 0 1 2 3, ये हो गई हमारी पूर्णांक, ठीक है। तो अब हमसे बात की गई है पूर्ण संख्या की, यानी कि 0 से बड़ी, 0 और 0 से बड़ी सभी संख्याएं हो सकती है बहुपद की घात, ठीक है। तो अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पलों से हमें पता चलेगा कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं। यहाँ पर मैंने लिया x² प्लस 2x माइनस 2। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो बहुपद में चर है x, इसकी घात 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर है ही नहीं। तो यदि घात की बात करूँ तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद की घात तो हो जाएगी 2, ठीक है, बहुपद की घात तो हो जाएगी 2। लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या ये बहुपद है भी या नहीं। तो हमने देखा कि बहुपद की घात 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, वहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुपद की मतलब चर की घात 1 है, जो भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह बहुपद है, यह बहुपद है, ठीक। अभी मैं ले देता हूँ जैसे बाई प्लस 1/22, चर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ कितने चरों वाला बहुपद है, तो एक चर वाला बहुपद है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि बाई जो है इस पर तो घात देगी, लेकिन हमने 1.6 में पढ़े थे कुछ सूत्र की, यदि 1/x है तो मैं इसको यदि ऊपर ले जाना चाहूँ तो इसकी जो घात है 1 वो माइनस की हो जाएगी। बिल्कुल याद है ना कि जब हम इस x को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाती है, बदल जाती है, और यदि ऊपर होता है और नीचे लाए तो भी घात बदल जाती है, ठीक। तो यहाँ पर मैं जो 1/y है इसको माइनस की घात लगा के लिख सकता हूँ, आए बात समझ में। अब माइनस की जो घात है वो तो पूर्ण संख्या में आ ही नहीं रही, और जब पूर्ण संख्या में नहीं आ रही तो इसका मतलब यह है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आई बात समझ में। चलो एक को ले लेते हैं कि या √y यह बहुपद है। चलो इसके साथ एक और पद मैं जोड़ दूँ 2y², लेकिन पहले हल करना पड़ेगा। जो y है अंडर रूट का अर्थ क्या होता है, किसी भी संख्या की घात आधी, 1/2। तो इसको घात 1/2 लिख सकता हूँ, यहाँ पर तो है ये जो कि तो लिख दिया। अब क्या है, जो 1/2 है पूर्ण संख्या में आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब यह भी बहुपद नहीं है। आई बात समझ में, यह भी बहुपद नहीं है। अब मैं इनको मिटा देता हूँ, क्या कि काफ़ी घिचपिच सा हो गया है, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। तो बहुपद होने की शर्त आपको समझ में आ गई, कब कोई बीजीय व्यंजक बहुपद होता है और कब नहीं होता है। हमें देखना है केवल घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बहुपदों को दर्शाया कैसे जाता है। हमने बहुपद के बारे में काफ़ी पढ़ा, लेकिन बहुपदों को हम दर्शाएंगे कैसे, तो बहुपदों को दर्शाना, बहुपदों को किस प्रकार दर्शाते हैं। देखिए कि बहुपद किसी न किसी चर में हमें दिया होता है, जैसे x में दिया होता है या y में दिया होता है, t हो सकता है, r हो सकता है, तो उसी चर में हम बहुपद को दर्शाएंगे। जैसे मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, या फिर बहुपद भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² प्लस 2x माइनस 4। अब यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक है इसको कैसे दर्शाएंगे, हमने देखा यहाँ पर चर आ रहा है x, तो इसे हम px लिख सकते हैं, 3x² प्लस 2x माइनस 4। ये तो जो कि तो रहेगा, बस इसको एक नाम दे दिया px। यहाँ पर यदि y होता तो हम y लेते, z होता तो z लेते, और जो p है इसको भी हम कुछ भी ले सकते हैं, p को
क्यू एक्स भी लिख सकते हैं, या आर एक्स भी लिख सकते हैं, या एस एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर। जैसे अभी मैं और उदाहरण दे देता हूँ कि 4x² - 3x+2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको क्यू एक्स से दर्शा दिया। अब यहाँ पर जैसे मैं y से दर्शा रहा हूँ तो इसको हमें लिख देंगे y² - y। आई बात समझ में। यानी कि जैसा चर है उसी को कोष्टक में लिखना है, और बाहर हम p q r s कुछ भी ले सकते हैं। इस प्रकार से बहुपदों को दर्शाया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो बहुपदों को दर्शाना हमने सीख लिया। अब यहाँ पर जो एक और टॉपिक रह रहा है उसको और मैं बता दूँ। उसको बताना क्या है, नोट लगा कर लिख लीजिए। जो हमने पढ़ा था बहुपद की घातें, उस घातों का ही टॉपिक है। हमने उसमें इतना तो पढ़ लिया था कि घात जो होती है चर की अधिकतम घात होती है, लेकिन जो अचर होता है अचर, उस अचर बहुपद की घात कितनी होती है? अचर बहुपद की घात। तो अचर बहुपद, जैसे मैं एक बार उदाहरण लेना चाहता हूँ, मैंने लिया 5 और मैं जानना चाहता हूँ इसकी घात कितनी। तो हमने पढ़ा चर की अधिकतम घात होती है, चर इसमें है ही नहीं। तो जब चर इसमें है ही नहीं तो मैं चर मान सकता हूँ कुछ भी XYZ, लेकिन हमारे जो सवाल है उस पर फर्क नहीं आना चाहिए, इसलिए इसकी घात लूँगा मैं 0। क्योंकि किसी भी संख्या की या किसी भी चीज़ की घात 0 हो तो हमेशा कितना आता है? 1, और 5 × 1 करने पर आएगा 5। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अचर बहुपद की घात हमेशा कितनी होगी? 0। क्लियर है बात? ठीक। लेकिन इसमें जो एक और चीज़ है वो टॉपिक भी यह है, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, कि जो शून्य बहुपद होता है, शून्य बहुपद, उसकी घात भी क्या 0 होती है? तो देखिए, मान लीजिए मैंने लिया 0, ठीक है। अब 0 के साथ में मैं कोई चर ले लेता हूँ x, और इसकी घात 0 मैंने ली, तो इसका मान आ जाएगा 1, और 1 का गुणा 0 से करेंगे तब भी क्या आएगा? 0। ठीक है, इसका मतलब 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, अब मैं इस 0 के साथ में इस x की घात ले लेता हूँ 1। आई बात समझे? यानी कि x की घात 1 का मान x ही होता है, और x का गुणा 0 से करेंगे तब भी क्या आएगा? 0। यानी क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आता है, इतना तो सभी जानते हैं। ठीक है, यानी कि 1 भी हो सकती है, या फिर मैं कह सकता हूँ x की घात मैं 12,515 ले देता हूँ। तो हम जानते हैं कि जब 12,515 हो, चाहे 10 लाख की क्यों ना हो, 0 से गुणा करने पर तो कितना आता है? 0 आता है। इसका मतलब यह निकल कर आया कि जो शून्य बहुपद होता है उसकी घात तो कुछ भी हो सकती है, अनंत हो सकती है, अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इतना ध्यान दीजिए कि अचर बहुपद की घात 0 होती है, लेकिन कौन सा अचर होना चाहिए? 0 के अलावा, शून्य नहीं होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर, शून्य बहुपद को, शून्य बहुपद को छोड़कर। क्लियर। चलो मैं इसको मिटा कर ही लिख देता हूँ एक बार, इस लाइन को फिर से लिख देता हूँ कि शून्यतर, शून्यतर, इस शून्यतर का अर्थ है कि शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, शून्यतर अचर बहुपद की घात। क्लियर। शून्यतर का मतलब क्या है? कि शून्य नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो, हमेशा 0 होगी। और जो शून्य बहुपद होगा, शून्य बहुपद होगा, उसकी घात हमेशा अपरिभाषित होगी, अपरिभाषित होगी। यानी कि कोई पता नहीं कितनी घात है, हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए शून्य बहुपद की घात हमेशा अपरिभाषित होगी। तो देखिए कि बहुपद के बारे में जितना हो सकता था मैंने आपको पढ़ाया, और इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन है प्रश्नावली 2.1 का वो यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और उससे पहले जो एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पलों को हम करेंगे। तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करने से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि बहुपद आखिर में है क्या। तो एक बार जो मैंने पढ़ा है इनको आप एक्सरसाइज को करने से पहले ज़रूर पढ़ना, जिससे एक्सरसाइज करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर पूरा कोर्स हम करवाएंगे। थैंक यू। वीडियो को नोट कीजिए रोक कर।